फिर तो आपको प्रतिनिधि बनकर के, प्रतिरूप बनकर के, और मैंने कहा एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनकर के, भाई राकेश जी ने आपके बीच में विषय रखा कि एक तो प्रत्येक जिले में 5 संगठनों को मजबूत बनाना है। हमारे 5 संगठन की जो 5 इकाइयां हैं वो क्या है? सबसे पुराना, जो सबसे पहला जो संगठन बना, क्या नाम था उसका? पतंजलि योग समिति। ये हमारी मातृ संस्था है, माने जिससे सारा संगठन पूरे देश भर में खड़ा हुआ। आज हमें गर्व है कि पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति, अब भारत स्वाभिमान और युवा भारत और उसके साथ साथ किसान पंचायत, आज हिंदुस्तान के करीब 650 जिले हैं और 650 जिलों में और सभी तहसीलों में आज संगठन बहुत ही प्रामाणिकता के साथ काम कर रहा है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन अब संगठन को निरंतर आगे बढ़ना है, गति अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। हमारा तो सिद्धांत है ना, निरंतर सुधार। तो 5 संगठन, और इन 5 के संगठनों की सर्वोच्च प्राथमिकता आपको पता होनी चाहिए। तो पतंजलि योग समिति की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? योग सिखाना, लोगों को रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाना, और वहां से व्यक्तियों को तैयार करना, व्यक्ति निर्माण। रोग मुक्ति का काम, नशा मुक्ति का काम, और उसके द्वारा एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण, यह पतंजलि योग समिति का काम है, एक वाक्य में। और आध्यात्मिक ऊंची भाषा में बोले तो अज्ञान से मुक्त एक आदर्श मानव का निर्माण, यह पतंजलि योग समिति का काम। अब ये जो व्यक्ति का निर्माण होगा वो किस काम में लगेगा? वो राष्ट्र के निर्माण के काम में लगेगा। इसलिए युवा है तो युवा भारत में वो काम करेगा, किसान है तो किसान पंचायत में काम करेगा, और यदि वो जो है आंदोलन के प्रति उसमें रुचि है, उसके स्वभाव में, प्रकृति में आंदोलन के कार्यों के प्रति, ये जो पूरा राष्ट्र जिस चुनौतियों से गुजर रहा है उस पीड़ा को दूर करने के प्रति उसके भाव हैं, तो भारत स्वाभिमान से जुड़ जाएगा। युवा है तो युवा भारत से, थोड़ा प्रौढ़ है तो भारत स्वाभिमान से, और किसान है तो किसान पंचायत से जुड़ जाएगा, महिला है तो महिला पतंजलि योग समिति से जुड़ जाएगा। तो ये एक आपको एक एक संगठन का एक टारगेटेड जो काम है, वर्क है, एक लक्ष्य है, एक ध्येय है। तो पतंजलि योग समिति का क्या काम बताया? रोग मुक्त, नशा मुक्त, अज्ञान से मुक्त एक आदर्श मनुष्य का निर्माण। तो ये इनका 5 संगठनों का काम बता रहा हूं, जिससे कि आपस में कंफ्यूजन ना हो कि पतंजलि योग समिति को क्या करना है, महिला पतंजलि समिति योग समिति को क्या करना है, भारत स्वाभिमान को, युवा भारत को क्या करना है, किसान पंचायत को क्या करना है। तो 5 संगठनों का अस्तित्व है। कहीं अलग अलग संगठनों में अलग अलग, कहीं 25, कहीं 50, कहीं 100 सदस्य काम कर रहे हैं। कुछ कई दायित्व एक साथ निभा रहे हैं। महिला पतंजलि योग समिति का भी यही काम है। पतंजलि योग समिति सब में बराबर काम करती है। महिलाओं समिति का इसलिए निर्माण किया गया कि महिलाओं में विशेष जागृति लाई जाए, और पूरे संगठन में औसत 30 से 50% माताएं बहनें काम कर रही हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। कहीं कहीं तो ये भागीदारी 50% भी है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे गुजरात है। कई जगह भागीदारी ज्यादा है, कई जगह अभी भी माताएं बहनें घर से बाहर निकलने में संकोच करती हैं, जैसे राजस्थान है, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश से अब निकलने लगी हैं। अब निकलना है सबको बाहर। दूसरा, महिला पतंजलि योग समिति का भी यही काम, रोग मुक्त, नशा मुक्त आदर्श माताओं का निर्माण, बहनों का निर्माण, उनको फिर काम में लगाना। भारत स्वाभिमान के दोनों काम है। व्यक्ति निर्माण का काम तो करना ही है, साथ में राष्ट्र निर्माण के लिए आंदोलन में बड़ी भूमिका निभानी।
कुछ प्रतिकूलताओं के बीच में लंबा काम नहीं कर पाते, तो वो पतंजलि योग समिति और महिला पतंजलि योग समिति में काम करें। लेकिन तो दोनों या एक, कुछ की एक ही भूमि, कुछ लोग आंदोलन के काम में रुचि रखते हैं, सुबह सुबह उठ करके योग करने कराने वाले काम में थोड़ा सा उनका माइंड सेट अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, या खुद तो कर लेते हैं लेकिन दूसरों को नहीं करा पाते हैं। तो भारत स्वाभिमान का काम है व्यक्ति निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के लिए आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाना। युवा भारत का भी यही काम है, आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना, और साथ में युवाओं में भी तो कितनी बुराइयां आ गई हैं। नशा है, वासना है, सुरा है, सुंदरी है, चरित्रहीनता, अश्लीलता और पश्चिमीकरण होता जा रहा है। युवाओं का, अपने समाज का, उससे बचाना, युवाओं को अपने वास्तविक संस्कृति का, अपने वास्तविक अध्यात्म का, अपने स्वर्णिम अतीत का बोध कराना, वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने के लिए उनको तैयार करना, और युवाओं का अच्छा कैरियर कैसे बनेगा, युवाओं का अच्छा कैरेक्टर कैसे बनेगा, और युवा अपने कैरियर और अपने कैरेक्टर को बनाते हुए एक अच्छी कंट्री का निर्माण कैसे करेंगे, इसके लिए युवाओं को तैयार करना। ऐसे किसान पंचायत, किसानों के बड़े मुद्दे हैं। किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिलता, उनकी फसल के लिए पूरा पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड से खेत जहरीले हो गए, पेट जहरीले हो गए। किसानों के मुद्दों को लेकर के अपना व्यवस्था परिवर्तन का सबसे पहला मुद्दा यही है, राष्ट्रीय किसान आय आयोग। किसान को दुर्भाग्य से 65 साल बाद भी अकुशल श्रमिक माना जाता है, अंग्रेजी में अनस्किल्ड लेबर माना जाता है, जबकि किसान बनने के लिए कम से कम 25 साल तक एक व्यक्ति को सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान में खेत में मेहनत करनी पड़ती है। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जितना तप और पुरुषार्थ करना पड़ता है, उससे ज्यादा तप, संघर्ष, पुरुषार्थ इस देश का अन्नदाता किसान अपने खेतों में करता है। लेकिन किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। किसान अपने खेत में ठीक से उपज कर पाए, इसके लिए बिजली पानी की व्यवस्था उसके लिए ठीक मुहैया नहीं हो पाई है। बहुत प्रश्न है किसानों के, मजदूर को भी। ये बौद्धिक श्रम में पक्षपात एक बहुत बड़ा विषय है अपने आंदोलन का, व्यवस्था परिवर्तन का वो एक अहम मुद्दा है। एक आदमी दिमाग से मेहनत करता है, एक आदमी हाथों से मेहनत करता है। हाथों से मेहनत करने वाले को हमने नीचा मान लिया, कमजोर मान लिया, शूद्र मान लिया, अछूत मान लिया, पिछड़ा हुआ मान लिया, उसको उपेक्षित समझ लिया, उसको तिरस्कृत समझ लिया। हम ये भूल जाते हैं कि जिन मकानों में हम बैठते हैं, जिन देवालयों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाके हम पूजा आराधना करते हैं, जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बीमार होने के बाद जिन हॉस्पिटलों में हमारा इलाज होता है, जिन विधानसभाओं और लोकसभाओं में बैठ करके कानून बनाए जाते हैं, जिन बढ़िया बढ़िया सड़कों के ऊपर हम 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां लेकर के चलते हैं, ये सारे निर्माण का काम इस देश के मजदूरों ने, कारीगरों ने किया है। उनको भी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, श्रम के मूल्यांकन का मुद्दा। पूरी दुनिया के लोगों पर आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया। जो जंगलों में, बीहड़ों में पैदा होते हैं, वनवासी, आदिवासी जिनको कहते हैं, जो दलित वाल्मीकियों के घर में पैदा होते हैं, और मेरी तरह से जो अनपढ़ माँ बाप के घर में, किसानों के घर में पैदा होते हैं, सबका आईक्यू लेवल टेस्ट किया गया। ये देखा गया कि जो जंगलों में, वनों में और मेरी तरह से जो खेतों में पैदा हुए हैं, उनका आईक्यू लेवल ज्यादा है। आईक्यू लेवल समझते हो ना, बुद्धि का, ज्ञान का स्तर। ये जो महलों में पैदा होते हैं, उनके तो पैदा होते ही दिमाग वैसे ही खराब हो जाते हैं। जो सुख सुविधाओं में, भोग विलास में पैदा होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता है बनिस्बत उनके जो साधारण घरों में, प्रतिकूलताओं में पैदा होते हैं। उनके आईक्यू लेवल होने के साथ साथ में उनके भीतर एक जोश होता है, एक जुनून होता है, एक दीवानगी होती है, एक पागलपन होता है बहुत कुछ बदलने का, जो कि जिनको हम अमीरजादे, शहजादे बोलते हैं, उनके घरों में जो पैदा होते हैं, उन लोगों के भीतर यदि आईक्यू लेवल हो भी तो उसके भीतर वो तड़फ नहीं होती, वो जुनून नहीं होता, वो जोश नहीं होता, वो उत्साह नहीं होता, वो साहस नहीं होता, जो साधारण घरों में पैदा होने वाले लोगों के दिल में होता है।
तो पांचों संगठन समझ में आए। पहला संगठन बोले तो क्या नाम है? दूसरा महिला पतंजलि योग समिति, तीसरा भारत स्वाभिमान, चौथा युवा भारत, पांचवा। ये संगठन ऐसे ही तैयार हुए धीरे धीरे। अब ये पांचों संगठनों के जो प्रमुख हैं, इनके जो प्रभारी हैं, किसी को अध्यक्ष का नाम दिया, किसी को संयोजक का नाम दिया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो नाम बोलने में। पतंजलि योग समिति के जो प्रमुख हैं उसको अध्यक्ष नाम दिया गया। भारत स्वाभिमान के मुख्य संयोजक नाम दिया गया, क्योंकि उसके साथ 15 और संगठन जोड़े गए। कई तरह के तासीर के लोग हैं ना, कला संगीत वाले, फिर एडवोकेट्स, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर उद्योग के लोग, क्षेत्र के लोग, अलग अलग लोगों को जोड़ा गया। उसमें 15 इकाइयां बनाई गई भारत स्वाभिमान की। तो भारत स्वाभिमान, फिर युवाओं को विशेष रूप से प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले, काम करने का मौका मिले, इसके लिए भारत स्वाभिमान के बाद युवा भारत संगठन का गठन हुआ है। फिर किसान पंचायत का, कि किसानों के मुद्दों को प्रामाणिकता से उठाया जा सके। तो सभी जिलों में संगठन की पांचों इकाइयां सुरेंद्र जी ठीक से तैयार हो गई है? ठीक है। तो ये तहसील स्तर पर भी ये संगठन होने चाहिए मजबूत, पहले तैयार कर दिए हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को इसके लिए साधुवाद है कि तहसील स्तर तक संगठन अच्छे से खड़ी कर दी है। संगठन किसके लिए बनाया जाता है? काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। संगठन सेवा के लिए। आंदोलन के दो आयाम हैं, एक सेवा, दूसरा संघर्ष। संगठन के भी ये दो पहलू हैं, एक सेवा, सृजन, निर्माण, सृजनात्मक रचनात्मक काम, और दूसरा जहां जहां राष्ट्र में चुनौतियां हैं, प्रश्न, उनको लेकर के आवाज उठाना और लोगों को खड़ा करना, जोड़ना, उसको बोलते हैं आंदोलन। किसी भी संगठन के ये दो बड़े काम होते हैं। फिर संगठन के 4 आयाम होते हैं, पहले संगठन बनाना, फिर उसको प्रशिक्षित करना, फिर उसको सेवा और आंदोलन में लगाना। ये 4 आयाम होते हैं संगठन के। क्या बताए संगठन के 4 आयाम? संगठन की रचना, फिर उसका प्रशिक्षण, फिर उसको प्रशिक्षित करने के बाद सेवा तो रोज करनी है, और जब जब आंदोलन की जरूरत पड़े तो क्या करना? आंदोलन। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, संगठन के 4 आयाम क्या हैं? बोलो तो। पहले संगठन की रचना, निर्माण, संगठन का निर्माण। दूसरा प्रशिक्षण, उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो वो संगठन किस बात का? जो प्रशिक्षित नहीं है, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई। संगठन बनाना, फिर उसको प्रशिक्षित करना। तीसरा काम क्या है संगठन में? सेवा, निरंतर सेवा, कंटिन्यू सेवा। और चौथा आंदोलन। स्थानीय मुद्दों को लेकर के बाद में शुरू कराएंगे। 9 अगस्त के बाद लगातार आंदोलन भी चलते रहेंगे। तो 2 टीम बन जाएंगी, एक सेवा करने वाली जो सुबह सुबह 5 बजे मोर्चा संभाल लेगी, और एक दिन भर में जहां जहां गड़बड़ी हो रही है वहीं झंडा गाड़ देना है, और तब तक वो झंडा गड़ता रहेगा जब तक कि व्यवस्था नहीं बदली। संगठन के 4 आयाम पता लग गया, जिसको साम्राज्यवाद, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बोला जाता है। उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, यथास्थितिवाद, अधिनायकवाद, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिससे सारी दुनिया के जल, जंगल, जमीन, भू संपदा, अर्थव्यवस्था पर जिन लोगों ने एकाधिकार स्थापित कर लिया है, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? साम्राज्यवादी व्यवस्था। क्या बोलते हैं? यह हमारा एक संगठन का ये शब्द जो है ना, इसको ही आप लोग प्रयोग करें। हमारा जो है, जो संघर्ष है, वो साम्राज्यवाद वर्सेस मानवतावाद, समाजवाद। तो हमने उसको अपने आइडियोलॉजी को 2 शब्दों में कहा, विकेंद्रित विकासवाद, आध्यात्मिक समाजवाद। ये हमारी आइडियोलॉजी है।